अमन बहुत ही स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। वो चाहता था कि उसकी शादी उसी की तरह किसी पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से हो जो कि उसी की तरह गोरी हो। पर ये क्या, अभी तक अमन शादी करने को भी तैयार नहीं हुआ था कि उसकी बहन कमलेश उसके लिए उमा नाम की एक लड़की का रिश्ता लेकर घर आती है। माँ, मेरी नजर में अमन के लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। वो अमन की तरह ही काफी पढ़ी लिखी और समझदार है और उसके माँ बाप भी काफी अमीर है। अगर हमारे अमन का रिश्ता उस लड़की से हो गया तो समझो अपने अमन की तो निकल पड़ेगी। अरे उमा बेटा, मैं तेरे लिए तेरे उस निकम्मे भाई की शादी तो करवा दूं, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। उसे तो दूध जैसी गोरी लड़की चाहिए जो उसकी तरह सुंदर हो। अब तू ही बता भला, इतनी सुंदर लड़की मैं उसके लिए कहाँ से लेकर आऊं? मुझे तो अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए जो मुझे, मेरे घर को, मेरे बच्चों को अच्छे से संभाल सके। माँ, तभी तो कह रही हूँ अमन की शादी रूपल से करवा दो। वो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। और रही अमन की बात, तो अमन से मैं बात कर लूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालता। उमा अपनी माँ से अमन की शादी की बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अमन आ जाता है और अपनी शादी के बाद सुनकर अपनी बहन से कहता है, क्या दीदी, तुम फिर से आ गई घर पर मेरी शादी की बात करने के लिए? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं बता दूंगा। देख लिया तूने कैसे शादी के नाम पर इसके मुंह पर 12 बज गए। अब तू ही बता, तू ही समझा इसे कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब इस घर में मुझे अब बहू चाहिए। अपनी माँ के कहने पर अब उमा अपने भाई से बात करती है। उमा के काफी समझाने पर अमन मान जाता है और बहुत जल्द उमा अपनी माँ और भाई के साथ रूपल को देखने के लिए उसके घर जाती है। पर ये क्या, जैसे ही रूपल अपने हाथों में चाय के कप लिए सभी के सामने आती है, अमन का मुंह बन जाता है क्योंकि रूपल का रंग थोड़ा काला होता है और अमन एक काली लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वह जैसे ही रूपल का काला रंग देखता है वहाँ से उठ खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। अमन का ये बर्ताव देखकर रूपल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरे रूपल, तुम परेशान मत हो, उसे जरूर कोई जरूरी काम हो गया होगा, इसीलिए वो बिना बताए यहाँ से बाहर चला गया। उसकी हमेशा से यही आदत है, जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट काम आता है इसी तरह से सबको इग्नोर करके चला जाता है। तुम यही रुकना, मैं अभी अमन को अंदर लाती हूँ। अब उमा भी अमन के पीछे पीछे बाहर जाती है और अमन से कहती है, अमन, ये कैसी बदतमीजी है? रूपल को देखते ही तुम बाहर क्यों आ गए? दीदी, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे काले लोग जरा भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन साथी मेरी तरह गोरी और सुंदर हो, पर तुम मेरी शादी कलूटी से करवा रही हो। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई काला भैंस मेरी ओर बढ़ रहा हो। तो कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अमन रूपल के लिए? माना कि रूपल थोड़ी काली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तो उसके रंग को लेकर इस तरह से मजाक बनाएगा। और शायद तुझे नहीं पता, कुछ समय पहले तेरे जीजा जी को गिरफ्तार किया था पुलिस वालों ने। वो रूपल के ही पिता थे जिन्होंने तेरे जीजा जी को छुड़वाया, और बदले में अगर मैं तेरी शादी रूपल से करवा रही हूँ तो उसमें गलत क्या है? अच्छा, तो ये बात है, क्योंकि इस कल्लो के पिता ने आपके ऊपर एहसान किया था, इसलिए आप उस एहसान को चुकाने के लिए मेरी शादी उस चलते फिरते कलूटी काले तवे से करा रही हो। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, मैं जानती हूँ कि तू अपनी लाइफ से क्या चाहता है, बस इसीलिए मैं तेरी शादी रूपल से करवा रही हूँ। रूपल के माँ बाप बहुत अमीर हैं, अगर तू उनके घर का दामाद बन गया तो वो तुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। और रूपल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। बहुत जल्द रूपल के पिता भगवान को प्यारे होने वाले। सोच, कल को रूपल के माँ बाप मर जाएंगे तो उनकी जायदाद किसके नाम होगी? और तू तो अपना बिजनेस भी करना चाहता है ना, उसके लिए तुझे पैसे भी चाहिए होंगे। वो सारे पैसे तुझे रूपल के द्वारा मिल सकते हैं, सोच। उमा अमन को जो बात समझाना चाहती थी, अमन वो बात समझ जाता है और अपनी बहन के साथ अंदर जाता है, जहां वो रूपल से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। अब बहुत जल्द रूपल और अमन की शादी हो जाती है। शादी में अमन को काफी दहेज मिलता है और मुंह मांगी रकम भी, पर फिर भी अमन के मन का लालच अब भी खत्म नहीं होता और शादी के कुछ ही दिन बाद। रूपल, तुम ये बात तो मानती हो ना कि तुम जैसी काली लड़की से शादी करके मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है और इसलिए अब तुम्हें ये एहसान चुकाना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं अमन जी। अरे रूपल, समझना तुम्हें नहीं तुम्हारे माँ बाप को है। तुम्हें तो बस जाकर अपने माँ बाप से ये कहना होगा कि अमन जी को अपना बिजनेस शुरू करना है और उसके लिए 1 करोड़ रुपए लगेंगे। बाकी की बातें मैं खुद कर लूंगा।
क्योंकि अमन ने रूपल का काला रंग देख के उससे शादी की थी, इसलिए रूपल भी ये समझती रहती है कि अमन ने उससे शादी करके उस पर एहसान किया है। इसलिए वो अमन की सारी बातें मानती है और इस बारे में अपने माँ बाप से बात करती है। पर रूपल के पिता अमन की और मदद करने से मना कर देते हैं। और जब अमन को पता चलता है कि रूपल की माता ने उसे 10 लाख रुपए देने से मना कर दिए हैं, तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और रूपल के ऊपर हाथ उठाते हुए उसे कहता है, तुझसे शादी करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा था कि तुझसे शादी करने के बाद तेरे माँ बाप की धन दौलत और बिजनेस सब कुछ मेरा होगा, पर उन लोगों ने तुझे मेरे पल्ले बांध दिया और मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया। इसलिए अब मैं तुझे जरा भी नहीं झेलूंगा। चल निकल जा मेरी जिंदगी से। अमन ने कभी भी रूपल की कदर नहीं करी थी और जब उसे रूपल के माँ बाप से कुछ नहीं मिल पाता तो रूपल को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। पर रूपल अपने माँ बाप के पास नहीं जाती और अकेले ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और रूपल की जिंदगी में तुषार नाम का लड़का आता है जो उससे सच्चा प्यार करता है और उससे शादी भी, जहाँ रूपल तुषार के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही होती है तो वही अमन रोड पर आ चुका था। ऐसे ही एक रोज रूपल अपने दूसरे पति तुषार के साथ कहीं जा रही होती है। तभी उनकी गाड़ी के सामने अमन आता है और अमन को देख रूपल कहती है, अमन आप यहाँ और इस हालत में? आपकी ये हालत कैसे हुई? रूपल मुझे माफ कर दो। तुम मेरे घर की लक्ष्मी थी और मैंने अपने घर की लक्ष्मी को ही कुपक्षणी कह के धक्के मार कर घर से निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया। मेरी माँ खत्म हो गई, मैं बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो और फिर से अपना लो। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ पर आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। आपने तो मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, पर मेरे साथ कोई नहीं था। तब तुषार ने मेरा साथ दिया और अब यही मेरे जीवन साथी हैं। अब मैं इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। इस तरह से इतना सब कुछ होने के बाद भी रूपल अमन की मदद करती है और अपने दूसरे पति के साथ रहती है। तो वही अमन को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे रूपल से प्यार हो जाता है। पर इस प्यार का क्या फायदा था जब रूपल उससे दूर हो चुकी थी। इस तरह से रूपल के बदौलत अमन अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। कुसुम के 5 बेटे थे। कुसुम ने अपने 5 बेटों की अच्छी पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए उन 5 को एक साथ विदेश भेजा था। कुसुम के 5 बेटे पूरे 5 साल बाद विदेश से कुछ ही दिनों में घर आने वाले थे। ये सोच कर कुसुम बहुत खुश हो रही थी कि जब उसके 5 बेटे इस बार घर आएंगे तो वो अपने 5 बेटों की शादी अपनी मनपसंद की लड़कियों से करवाएंगी। कुसुम ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी दोस्त कांता आती है। अरे क्या बात है कुसुम बहन, आजकल तुम बहुत ही खुश रहती हो। बात ही खुशी की है। अब जब बात ही खुशी की हो तो इंसान खुश नहीं तो क्या नाराज होगा? इतने दिन से तुम्हारे साथ रहकर इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम सीधे मुंह किसी बात का जवाब तो देने वाली हो नहीं। अब अपनी खुशी का राज ही बता दो मुझे। मेरी खुशी का राज है मेरे 5 बेटे जिन्हें मैंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। मेरे 5 बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है और अब बहुत जल्द वो मुझसे मिलने के लिए इंडिया आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो मेरे बेटे NRI बन जाएंगे, फिर मैं भी अपने बेटों के साथ में रहूंगी। कुसुम की बात सुनकर कांता अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। ये देखकर कुसुम को बहुत गुस्सा आता है और वो कांता से बोलती है, क्यों रे तू हंस क्यों रही है? मैंने क्या कोई जोक मारा है? अरे तुम भी ना, तुम्हारी बातें किसी चुटकुले से कम नहीं लग रही हैं कुसुम बहन। अरे कुसुम बहन, तुम किस ख्यालों में जी रही हो? तुम्हारे बेटे विदेश में हैं और देखा है ना कि तुम्हारी जैसी वो अंजू पड़ोसन है ना, उसके बेटे भी विदेश गए थे और बीवी लेकर वापस आए हैं। तुम्हारे बेटे भी यही करेंगे तुम्हारे लिए। इतना बोलकर कांता हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और कुसुम सोच में पड़ जाती है। इसी तरह से 2 दिन बाद कुसुम के 5 बेटे आते हैं। अब जैसे ही घर का दरवाजा बजता है, कुसुम आरती की थाल सजाकर दरवाजे पर जाती है और जब वह दरवाजा खोलती है तो अपने सामने अपने 5 बेटे मोहित, अजय, राहुल, मोहन और रोहन के साथ
5 लड़कियों को देखती है। ये देख कुसुम अपने 5 बेटों से बोलती है, अरे मेरी 5 संतान के साथ ये और किसकी 5 संतानें आ गई? हाँ माँ अपनी 5 संतानों के साथ उनकी बेटियां हैं। वो दरअसल हमें समय ही नहीं मिला कि हम आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दे सके, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना अब हम आपको सरप्राइज दें। अरे इस सरप्राइज से तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता, लेकिन मेरा दिल मजबूत है। अगर मैं कमजोर दिल की होती तो अब तक तुम 5 पति पत्नी मुझे हॉस्पिटल लेकर दौड़ रहे होते। अरे माँ, आप दरवाजे पर खड़ा करके हमसे पूछताछ ही करती रहोगी या आरती उतार कर अपनी बहुओं को अंदर बुलाओगी? आखिर ये 5 बहुएं आपकी मन पसंद की हैं? अजय की ये बात सुनकर कुसुम बड़ी हैरान होती है और अपने 5 बेटों से बोलती है, मेरी ये 5 बहुएं मेरी पसंद की कैसे हो सकती हैं? भला मुझे तो तुम 5 के लिए हिंदुस्तानी संस्कारी लड़कियां चाहिए थी जो हिंदी बोले, पर इन 5 विदेशी लड़कियों को देखकर तो लग रहा है कि इन 5 को हिंदी का एच भी नहीं आता होगा बोलना। इस तरह से कुसुम अपने 5 बेटे और बहुओं की आरती उतारती है। अब वो 5 घर के अंदर आती हैं और कुसुम के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। साथ ही उसकी सबसे बड़ी बहू अंजलि कुसुम से बोलती है, माँ जी, हम शक्ल से विदेशी हैं पर दिल से हिंदुस्तानी हैं। मेरी माँ हिंदुस्तानी थी और पापा विदेशी, इसीलिए माँ ने हमें हिंदी बोलना सिखाई है और हिंदी कल्चर भी सिखाया है। चलो, एक को तो हिंदी आती है, बाकी इन 4 का पता नहीं। माँ, आपकी इन 4 बहुओं को भी बहुत अच्छी हिंदी बोलनी आती है, क्योंकि इनकी माँ भी हिंदुस्तानी थी और पिता विदेशी। जब कुसुम को ये पता चलता है कि उसकी 5 बहुएं, उनकी माँ हिंदुस्तानी और पिता विदेशी थे और उसकी 5 बहुओं को इंडिया के तौर तरीके और कल्चर के बारे में अच्छे से पता है, तो कुसुम अपनी 5 बहुओं को अपनाने के बारे में सोचती है और अपनी 5 बहुओं से बोलती है, मैं तुम 5 को अपने बहू के रूप में तभी अपनाऊंगी जब तुम 5 मेरे टेस्ट में खरी उतरोगी। अगर तुम 5 मेरे टेस्ट में फेल हो गई तो तुम 5 को मेरे बेटों को छोड़कर विदेश वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे घर में एक संस्कारी और हिंदुस्तानी बहू चाहती हूँ जो दिल से हिंदुस्तानी हो। माँ जी, आपके सभी टेस्ट में आपको पास होकर हम दिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ शक्ल से विदेशी हैं, बल्कि दिल से हम हिंदुस्तानी हैं। इस तरह से कुसुम अपनी 5 बहुओं के घर आते ही उनसे घर का काम करवाने लगती है। तभी वो उनसे खाना बनवाती है, तो कभी उनसे साफ सफाई का काम करवाती, तो कभी वे उनसे पूजा पाठ करवाती। लेकिन कुसुम की 5 बहुएं बहुत संस्कारी होती है, जो विदेश में रहकर भी खूब अच्छे से हिंदुस्तानी कल्चर को फॉलो कर रही थी। इस तरह से कुसुम की 5 बहुएं उसके इस टेस्ट में पास हो जाती हैं, जिसके बाद कुसुम अपनी 5 बहुओं को दिल से अपना लेती है। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और एक दिन जब कांता को पता चलता है कि कुसुम की 5 बहुएं घर आ चुकी है, तो वो खुशी से कुसुम की 5 बहुओं से मिलने के लिए उसके घर आती है। लेकिन उनकी 5 विदेशी बहू को एक साथ देखती है तो कुसुम उससे बोलती है, अरे कुसुम बहन, तुम तो बड़ा बोल रही थी कि तुम अपने घर में अपनी मन पसंद की बहू लेकर आओगी, लेकिन देखो वही हुआ ना जो मैंने कहा था, तुम्हारे घर में भी विदेशी बहू आ गई है। अरे कांता, लगता है तू अधूरी खबर लेकर मेरे घर आई है। तुझे किसने कहा कि ये मेरी पसंद की बहू नहीं है? अरे ये मेरी सारी बहुएं मेरी पसंद की हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुझे विदेशी बहू चाहिए थी। मतलब तू ऐसे ही बोला करती थी कि तुझे हिंदुस्तानी और संस्कारी बहू चाहिए। मुझे हिंदुस्तानी और संस्कारी बहुएं ही चाहिए थी और मेरी 5 बहुएं हिंदुस्तानी और संस्कारी हैं। क्या हुआ अगर मेरी 5 बहुएं विदेश में पढ़ी लिखी हैं, विदेश में पैदा हुई हैं, पर इनकी माओ ने तो इन्हें हिंदुस्तानी बनाया है और वो भी हिंदुस्तानी थी। इनका जो कल्चर था वो हिंदुस्तानी रहा है और वैसे भी मेरी बहुएं सिर्फ शक्ल से विदेशी हैं, दिल से तो वो हिंदुस्तानी ही है। मैं ना अच्छे से समझ सकती हूँ कुसुम बहन कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, ताकि कोई तुझे आके सुना ना सके, क्योंकि तूने किसी को छोड़ा है क्या सुनाने में। कांता कुसुम के घर आकर कुसुम की बहुओं की बुराई कुसुम से ही कर रही होती है और साथ ही कुसुम का मजाक भी बना रही होती है। ये सब देखकर कुसुम की 5 बहुओं को बहुत बुरा लगता है और वो 5 कांता को सबक सिखाने के लिए कांता के लिए हिंदुस्तानी खाना बनाकर लाती है और हिंदी में अंजलि कांता से बोलती है, नमस्कार आंटी जी, पर आप हमारे घर में आकर हमारी सास की बुराई करें, ये बात हम 5 को बर्दाश्त नहीं हो सकती। माना हम 5 विदेशी हैं,
पर हमने हमेशा हिंदुस्तानी कल्चर को ही सपोर्ट किया है। फिर आप हमारी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और हाँ, हमने खाना हिंदुस्तान के हर अलग अलग राज्य का बनाया है, जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, यूपी का लच्छा पराठा और पंजाब का सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो शायद आपकी बहू को भी ये बनाना आता नहीं होगा। ये सब देखकर कांता की बोलती बंद हो जाती है और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कुसुम का कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी उसकी बहू को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता और कुसुम भी अपनी 5 विदेशी बहुओं के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है। चुड़ैल की हवेली। मनीषा अपने पति विकास के साथ एक हवेली में रहा करती थी। विकास बहुत ही अमीर व्यक्ति था जिसने हाल ही में एक हवेली खरीदी थी। कुछ समय तक दोनों पति पत्नी अपना जीवन अच्छी तरह से बिता रहे होते हैं। ऐसे ही एक रात मनीषा अपने पति के साथ सो रही होती है। तभी एक औरत जो कि जली हुई होती है, जो कि दिखने में एक चुड़ैल लग रही थी, वो मनीषा के सिरहाने पर आकर उससे बोलती है, बहुत बुरा किया तुम दोनों ने यहाँ आकर। तुम्हें शायद पता नहीं कि ये मेरी हवेली है, एक चुड़ैल की हवेली, और यहाँ आने वाले हर इंसान को मैं जान से मार देती हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये हवेली खाली कर दो। आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? ये हमारी हवेली है, इसे मेरे पति ने खरीदी है। जानती हूँ कि तेरे पति ने खरीदी है, लेकिन सदियों पहले ये मेरी हवेली हुआ करती थी। इस हवेली पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है, और अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो ये हवेली खाली कर दो। तभी अचानक मनीषा की आंख खुल जाती है और वो डर से थर थर कांपने लगती है। तभी उसके पति विकास की भी आंख खुल जाती है और वो मनीषा को ऐसे देखकर घबरा जाते हैं और मनीषा से कहते हैं, अरे मनीषा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ, मुझे बहुत बुरा सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक औरत, वो मुझसे चीख चीख कर कह रही है कि मैं ये हवेली खाली कर दूं, और अगर ये हवेली हमने खाली नहीं की तो वो हमें जान से मार देगी। ओहो मनीषा, बचकानी बातें कर रही हो। ऐसा फिल्मों में होता है कि सपने में कोई चुड़ैल आई और हीरो हीरोइन को परेशान करने लगी। रिलैक्स बेबी, बुरा सपना है, कोई बात नहीं, जाने दो। दिन भर तुम ये हॉरर मूवी देखती रहती हो ना, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। नजरअंदाज करो ऐसी नेगेटिव चीजों को और आराम से सो जाओ। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूं ना, ये कोई बुरा सपना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ भी था वो सब कुछ हकीकत है, और मेरा दिल कह रहा है कि हम ये हवेली खाली कर दें। यार, मैं इस बारे में अब फिर कोई बात नहीं करना चाहता। मजाक थोड़ी है। तुम्हें अभी पता ही क्या है, हम अभी जिस हवेली में है ना, शहर की सबसे आलीशान हवेली है, और मैं शहर के सबसे आलीशान लोगों में से एक हूँ। इसीलिए ये हवेली मैं हरगिज नहीं बेचूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मनीषा अपने पति को बहुत समझाती है, लेकिन विकास मनीषा की एक नहीं सुनता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मनीषा को आए दिन उसी औरत के बार बार सपने आते हैं कि वो हवेली खाली कर दे, और मनीषा ना चाहते हुए भी अपने पति से ये सारी बातें बता देती है। विकास अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज करता रहता है। ऐसे ही एक रात मनीषा अपने पति के साथ सो रही होती है। थोड़ी ही देर बाद विकास को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठता है और वो देखता है कि मनीषा अपने सारे बालों को आगे करके अजीब ढंग से बैठी हुई है। विकास उसे बोलता है, अरे मनीषा, ये क्या तरीका है बैठने का, और वो भी इतनी रात को? कौन मनीषा? मनीषा नहीं हूं मैं, तुझे ये बोलने आई हूं कि तू ये हवेली खाली कर दे। ओह, तो अब समझा। मनीषा, मुझसे ना इस मैटर में तुम मजाक नहीं करो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं हवेली नहीं खाली कर रहा हूं, इसीलिए तुमने ये तरीका अपना लिया ना। शेम ऑन यू मनीषा। तुझे समझ में नहीं आता क्या? मैं तुझसे बोल रही हूं ना कि हवेली खाली कर दे, वरना तेरी पत्नी को मार दूंगी, साथ में तेरे पूरे खानदान को मार डालूंगी। विकास को लगता है कि मनीषा उससे कोई गंदा मजाक कर रही है। वो मनीषा को नजरअंदाज करके नीचे पानी पीने के लिए चला आता है और वो देखता है कि मनीषा हवा में उड़ रही है। विकास ये नजारा देखकर दंग रह जाता है। वो घबरा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, और मनीषा कभी हवा में उड़ रही है तो कभी वो दीवारों पर उल्टे पैर चलने लगती है।
विकास को मनीषा की सारी बातें याद आ जाती हैं और वो समझ जाता है कि मनीषा जो भी कुछ कह रही थी वो सब कुछ सच था। विकास तुरंत हवेली से बाहर भाग जाता है और भागते भागते एक मंदिर में जाता है। मंदिर में एक पुजारी जी बैठे होते हैं। वो उस पुजारी को अपनी सारी बात बता देता है। तभी पुजारी जी उससे कहते हैं, बेटा वो हवेली एक चुड़ैल की हवेली है और तुमने सबसे बड़ी गलती करी है। ये तुमने उसकी हवेली खरीद ली है और दूसरी गलती तुमने ये की है कि तुम अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज कर रहे थे। पुजारी जी, मुझे इस संकट से बाहर निकालो। ऐसे तो ये चुड़ैल किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इसका एक ही तोड़ है। मुझे किसी तरीके से 11 पंडितों का जुगाड़ करना होगा, वो भी रातों रात, और उस हवेली में एक बड़ा सा हवन करवाना होगा। हवन की पवित्रता से वो नकारात्मक चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पुजारी जी फोन करके अपने 11 पंडितों को बुला लेते हैं और विकास के साथ हवेली में जाते हैं। हवेली में जाने के बाद पुजारी जी पूरी हवेली को मंत्र विद्या से अपने कब्जे में कर लेते हैं ताकि हवेली से कोई भी बुरी शक्ति बाहर ना जा सके। थोड़ी ही देर बाद 11 पंडित हवन शुरू करते हैं। हवन शुरू करने के बाद वो चुड़ैल तड़पने लगती है और तड़प तड़प कर हवन के यज्ञ में भस्म हो जाती है। पुजारी जी पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और विकास अपनी पत्नी मनीषा के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताता है।